हाँ जी। सो लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी वाला चैप्टर स्टार्ट किया, काफी कुछ कर लिया हमने, मेन पार्ट कर लिया है। आज जस्ट चुटर-मुटर वाला काम करना है हमें। मतलब आपका जो क्वेश्चन आता है मेनली वो उसी पोर्शन से आता है जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो आगे अगर हम पढ़ें तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग साइकिल। तो जरा उसको पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। देखो, ऑपरेटिंग निकला है वर्ड ऑपरेशन से, और ऑपरेशन मींस कि हम जो काम करते हैं। तो अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग यही होता है दैट द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कि अगर आप कोई एक मैन्युफैक्चरिंग करते हो किसी भी चीज की, तो आपके पास उसका रॉ मटेरियल आया, उसके रॉ मटेरियल के आने से लेकर, उसके बनाने से लेकर, उसके बिक जाने तक और पैसे मिल जाने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। यानी कि जब आप रॉ मटेरियल लेकर आए थे, आप अपना पैसा खर्च करके आए थे, तो आपको अपना वो पैसा वापस चाहिए। तो जब तक आपको उसके ऊपर वो पैसा वापस नहीं मिल जाता, तब तक का समय ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? आप रॉ मटेरियल लेकर आए, आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको बेचा, चाहे उधारी में बेचा चाहे कैश में बेचा। अगर कैश में बेच दिया होगा तो पैसा तुरंत आ गया, तो ऑपरेटिंग साइकिल खत्म हो गया वहीं पे ही। लेकिन अगर आपने उधारी में बेचा, तो उधारी से भी जब तक पैसा नहीं आ जाता, तब तक का समय ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसको एक एग्जांपल से देखिए आप, कि सपोज हमने किया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखो लिखा है, और 3 मंथ्स तक वो रॉ मटेरियल हमारे पास है। उसके बाद हमने उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करी रॉ मटेरियल की, और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। 4 मंथ्स का टाइम लगा। फिनिश गुड्स बनने के बाद भी 2 महीने तक एज एन इन्वेंट्री वो हमारे पास सामान रहा है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि एक ही दिन में बिक जाएगा। उसके बाद हमने उस फिनिश गुड्स को बेचा अपने डेटर्स को, और जब डेटर्स को बेचा तो उन्होंने भी हमसे 4 महीने का समय लिया। 4 महीने के बाद हमारे पास पैसा आया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट होने में कितना समय लगा? 3 + 4 + 2 + 4 यानी कि 13 मंथ्स लगे आपको अपने रॉ मटेरियल को फिर से कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? याद है, आप लोग क्या पढ़ते हो? करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। कोई क्राइटेरिया है क्या कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? आप कहते हो कि जो 1 साल तक की चीजें होती हैं, 1 साल के अंदर अंदर जो एसेट्स रियलाइज्ड हो जाते हैं, आप उसे करंट एसेट्स कह देते हो। ऐसी 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ की जाने वाली लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी होती है, और मोर देन 1 ईयर वाली लाइबिलिटी नॉन करंट, और 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाले एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। बट ये 1 साल का क्राइटेरिया ही कहां से आया? ये 1 साल का क्राइटेरिया ऑपरेटिंग साइकिल से ही आया। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन होता, तो हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का है। इसीलिए आज तक अपने कॉमर्स के बचपन से लेकर अब तक भी, जब तक मैंने आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था, आप यही कहते आ रहे हो कि 1 साल तक की लाइबिलिटीज करंट और 1 साल के आगे की नॉन करंट, 1 साल तक के एसेट्स करंट और 1 साल तक के बाद वाले नॉन करंट होते हैं। बट वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का हम मान कर चल रहे हैं। बट कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनका ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 13 मंथ्स, अभी पढ़ा ना, 13 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट होने में 12 महीने ही लगते हो। क्या पता 12 महीनों से कम लगते हो, और क्या पता 12 महीने से ज्यादा लगते हो। तो ऐसे में नॉन करंट और करंट की डेफिनेशन अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि कोई एक कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स का है, तो आप मुझे बताइए कि उनके लिए करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी कहलाएगी? हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि देखो, मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ का होता है, मिनिमम। ठीक है, अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स का है, 8 मंथ का है, 5 मंथ का है, 6 मंथ का है, यानी कि लेस देन 12 मंथ भी अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, तब भी हम ये अपनी करंट लाइबिलिटी को सेटलमेंट करने के लिए 12 महीने का समय देंगे ही देंगे। समझ गए इस बात को? अगर किसी बिजनेस फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल भले ही 12 मंथ से कम क्यों ना हो, तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि जितने मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है उतने मंथ में ही करंट लाइबिलिटी को पे करना। नहीं, हम तब भी आपको टाइम पीरियड देना है 12 महीने का, यानी कि आप भी कह सकते हो मिनिमम टाइम पीरियड 12 मंथ्स का है। बट अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा है, सपोज 15 मंथ्स है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वहां पर जो करंट लाइबिलिटी है वो कब तक की मानी जाएगी? 15 मंथ्स तक।
यानी कि अगर आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स है तो आप 15 महीने के अंदर अंदर अपनी करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। आपको यानी कि करंट लाइबिलिटी कहां तक की कहलाएगी? 15 मंथ्स तक की, और 15 मंथ से आगे तक की लाइबिलिटी आपकी नॉन करंट कहलाएंगी। सेम यही रूल अप्लाई होगा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के लिए। बात समझ आ गई है? चलिए एक बार रीड कर लेते हैं जरा, क्या कहता है हमारी बुक क्या कहती है। व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल कांट बी आइडेंटिफाई, इट इज अज्यूम्ड टू बी ऑफ 12 मंथ्स। अब तक आपको क्योंकि इस चीज का ज्ञान नहीं था कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, तो अब तक यही मान के चल रहे हैं कि 12 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल होता है। कुछ नहीं मेंशन हो तो भी यही कहेंगे कि 12 मंथ्स है, ठीक। बट अगर आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है 12 मंथ से कम का है, सो एसेट्स रियलाइज्ड, लायबिलिटी सेटल्ड विद इन द 12 मंथ्स कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। बात समझ आ गई कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम का होगा तब भी कितना मानेंगे? 12 महीने ही मानेंगे ऑपरेटिंग साइकिल को। सेम कहानी इक्वल टू 12 मंथ्स के लिए भी अप्लाई होती है, ठीक है? ठीक है, बात समझनी है हमें ग्रेटर देन 12 मंथ्स के लिए। सो ग्रेटर देन 12 मंथ्स के लिए लिखा है एसेट्स रियलाइज्ड, लायबिलिटीज सेटल्ड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से 12 मंथ्स, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज करंट एसेट और करंट लायबिलिटी टिल 15 मंथ्स। भाई अगर आपका जो 15 महीने तक की चीज है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, और 15 महीने से आगे वाली नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी। चलो भाई समझ आ गया ऑपरेटिंग साइकिल। इसके बुक में आपको एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको करके देखना, आप समझ पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट कराने जा रही हूँ। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पढ़ ली, उसका क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैंने आपको बता दिया। मेन हेड और सब हेड आता है। सेकंड हमारी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ नया सा लग रहा है ना, अनजाना सा है, जाना पहचाना तो वो था, ऊपर लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर रुपीज। डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड थी, हाँ जी। सो वहां पे होता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, आप बाय साइड में सारी इनकम लिखते थे, और डेबिट साइड में आप सारे एक्सपेंसेस लिखा करते थे, फिर नेट प्रॉफिट आता था। अब यहाँ पे फिर से वही बात कि अब आप हायर वर्जन पे आ गए हो। कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। वहां आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना ट्रेडिंग और पीएनएल अलग अलग बनाते थे, एक ही फॉर्मेट में बनाते थे, लेकिन बनाने का तरीका अलग था। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें एक साथ ही करनी है हमें, ठीक है। और मैं कहूंगी वहां से सिंपल है, यहाँ वहां पे मुझे लगता है कि शायद तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी, यहाँ पे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इधर आप लिखा करते थे बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इधर आप लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सेल्स भी नेट सेल्स और परचेजेस भी नेट परचेजेस हुआ करती थी। उसके बाद इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करते थे, ग्रॉस, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, और इधर अगर आता था तो वो ग्रॉस लॉस हुआ करता था। पहले इसी की बात करती हूँ, मुझे पहले यही सारी चीजें लिखनी है। जिसे आप यहाँ पर नेट सेल कहा करते थे, हम यहाँ पर उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। पहली बात आपको यहां से क्या पता चली कि यहां कंपनी अकाउंट्स में नेट सेल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि अपना काम करके जो आपके पास पैसा आता है उसे ही तो हम सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर सेल्स का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या निकल कर आया? नेट सेल्स। और नेट सेल्स हमेशा कैसे निकलती है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन है आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उन्होंने ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक काम कर दिया कि भैया सारा पैसा जो आपके पास आ रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट की साइड का था चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, भाई दोनों में क्रेडिट साइड में पैसा आना लिखते हो ना, वो एक साथ लिख दो, और खर्चे एक साथ लिख दो। अब आप मुझे बताओ कि परचेजेस जो आप ट्रेडिंग में लिखा करते थे वो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है या फिर इनकम को? एक्सपेंस को। तो देखो ये ऊपर वाली साइड ना इनकी इनकम साइड होती है। हमने सबसे पहले नेट सेल्स हमारी मेन इनकम होती है, उसके अलावा जो भी पैसा आप कमाते हो बिजनेस के अंदर, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो, जैसे कि आपको कोई कमीशन रिसीव हुई है, कोई रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, किसी भी तरीके का आपको पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो आप अदर इनकम में डाल देना। मतलब दो ही हेड बताया उन्होंने हमें इनकम के, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दोनों को प्लस कर दोगे टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस ही तो होता है। बेसिक फॉर्मूला हमने यही पढ़ा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बनाइए, ठीक। उसके बाद एक्सपेंस, अब आपने कहा परचेजेस, अब परचेजेस क्योंकि एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है तो देखो ये रहा परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, मिल गया यहाँ से। उसके बाद आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लिखते हैं हम यहाँ पे, किस नाम से? चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके हम चेंज इन इन्वेंट्री निकालते हैं, और इन्वेंट्री तीन तरीके की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तो तीनों का एक साथ यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो हम कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब वही है, जो काम आप वहां करते थे अलग अलग वो हम यहाँ पर एक साथ करते हैं हमने। लेकिन यहाँ पे क्या किया? इनकम
एक साइड लिख दी, चाहे वो ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, और इसी तरीके से हमने एक्सपेंसेस एक साथ लिख दिए, चाहे ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कुछ भी है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस के ना आपको ये हेड ध्यान रखने हैं। कितने हेड्स है हमारे पास एक्सपेंसेस के? 1 2 3 4 5 6 7 हेड्स है हमारे पास, ठीक। पहला हेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि जिस मटेरियल को आप इस्तेमाल करने जा रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। कॉस्ट मतलब समझते हो, लागत, कितना पैसा आपने खर्च किया, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। वो परचेज यानी कि रॉ मटेरियल खरीदना, चेंज इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है आपका, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस यानी कि जो भी पैसा आपने एम्प्लॉइज को देते हो, क्या देते हो, सैलरी देते हो, सैलरी से रिलेटेड कमीशन दे दो अगर किसी अपने एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय की बात हो रही है, देखो और किसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे आप, हाँ जो भी पैसा आप अपने एम्प्लॉय को देते हो उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी। उसके बाद आती है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपने जितनी भी उधारी ले रखी होगी, जितनी भी बोरोइंग्स होंगी, लोन वगैरह होंगे, उस पर आप लोग इंटरेस्ट भरते होगे, तो वो इंटरेस्ट सारी चीजें आपकी यहाँ आएंगी इंटरेस्ट से रिलेटेड, फाइनेंस कॉस्ट कि आपने जो पैसा उधार लिया उसका पैसा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आपके पास कुछ टेंजिबल एसेट्स होंगे लाइक मशीन प्लांट फर्नीचर, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते होगे। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है। कुछ हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक गुडविल पेटेंट जो अमोर्टाइज्ड होते हैं, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम होना अमोर्टाइजेशन कहलाता है। तो चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, अगर उनकी वैल्यू फॉल हो रही है तो वो आप यहाँ लिखोगे। अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा कुछ भी छूट गया है अगर, तो वो आप सारी चीजें कहाँ लिखेंगे, अदर एक्सपेंस में। उसके बाद आपने सभी एक्सपेंसेस का टोटल कर लेना है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे, आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करेंगे, आपको मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, यानी कि जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। समझ आ गया आपको, फॉर्मेट समझ आ गया पूरा क्या है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको भी इतना ही करना है, दे रखे हैं बैक क्वेश्चंस इसके भी, बट मैं कहूंगी बस एक बार आप इस फॉर्मेट को अच्छे से कर लो, बैक क्वेश्चंस ट्राई करना, ऐसे कुछ खास नहीं है। मेन आपको प्रैक्टिस करनी है बैलेंस शीट की, वो तो मैंने आपको ये इसलिए समझा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि चैप्टर 3 जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज, उसमें आएगा इसका मेन काम, तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मेट यहीं पे उस चीज का समझा दिया है, ठीक है। अब चैप्टर के आगे थोड़ी सी लास्ट की थ्योरी बची है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो आपको ना जैसे कि 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं वो कि इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना एमसीक्यू में थ्योरी लाइक, तो बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कैश फ्लोज के बारे में, वो आपको ट्रू और फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस का, आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हो ये वो बताते हैं आपको। उसके अलावा एक मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है। तो ये उद्देश्य के साथ ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। उसके बाद कैसी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या इसेंशियल्स है। पहली बात अंडरस्टैंडेबिलिटी, देखो आप लोग भी क्लास 12th में हो, ऐसा नहीं है कि आप आज ही अकाउंटेंट बन गए हो, बट आप लोगों को ना एक प्रोजेक्ट बनाना है अकाउंटेंसी के अंदर, जहां पर आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे। आप ये बताओगे कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। तो ऐसे में अगर आपको देखकर समझ आती होगी तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए और जो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करे, तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए। आप देख रहे हो इस वाले फॉर्मेट के अंदर मैंने 2 कॉलम बनाए हैं रुपीस वाले, एक में मैंने लिखा है फिगर्स ऑफ करंट ईयर और दूसरे में लिखा है फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। दैट मींस मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरी नेट सेल्स लास्ट ईयर कितनी थी और इस साल कितनी हुई, तो कंपैरिजन हो सके। थर्ड टाइमलीनेस, यानी कि टाइम पीरियड, आप देखते हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एट दी एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है, तो जब भी आपको जरूरत है तब भी आप साल में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकते हो। जैसे प्रीवियस ईयर की देख पाओगे, करंट ईयर की कब देखोगे, जब वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। बट पता है ऐसा नहीं है कि एट द एंड ही देख पाएंगे, कुछ क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी बनाई जाती हैं, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ना सिर्फ वही लिखी हो। वेरीफिएबल, हर वो चीज जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं हम उसको वेरीफाई कर सकते हो। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। इसेंशियल्स क्लियर। नेक्स्ट लिमिटेशन, ये ना अब आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशन मतलब क्या कमियां हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, याद है आपने 11th पे पढ़ी थी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, वही है सेम। देखो जरा, सबसे पहला
ये सारी चीजें ना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होती हैं। मतलब जो आपने एक बार एसेट जितने का खरीदा आप उतने पे उसको लिखते आ रहे हो ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो वही शो कर रही है, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होती है। एस्टिमेट्स इसको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ हम ना बहुत सारी चीजें ऐसी करते हो जिसको आप एस्टिमेट करते हो। वही मैंने आपको एक बार पहले बताया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, देखो मेरी कंपनी हो सकता है मैं कोई और पॉलिसी यूज कर रही हूँ, आप कोई और पॉलिसी यूज कर रहे हो, तो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को आप यहाँ पे देखते ही नहीं हो, आप इग्नोर कर देते हो, जबकि वो बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर दिया जाता है, पहले पॉइंट से निकलता है ये वाला तो, कि क्योंकि आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, तो जो प्राइस लेवल चेंज हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। कैन नॉट मीट द पर्पज ऑफ ऑल द पार्टीज, और हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप यहाँ पर। आप चाहो कि हर पार्टी की डिमांड को आप सेटिस्फाई कर पाओ, तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने ना इसके अंदर वो सारी थ्योरीज यहाँ पर कवर अप करी हैं जो आपके लिए जरूरी है पढ़नी। मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरी आपको कवर करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, मैंने वो सारी कवर कर दी है। इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, इतना आपने चैप्टर प्रिपेयर करना है, ये फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 विच इज प्योरली अ थ्योरी चैप्टर इन दिस बुक, और बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो भी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।